हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस सागर विद रवि। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसमें कि तीसरी वीडियो है, तो हमेशा की तरह वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो भी पहले दो वीडियोस की तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। शेयर नहीं किया है अब तक तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट दोस्तों। इस वीडियो का भी टारगेट वही है कि आप CPO SI 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी इसको क्रैक कर सकें, और साथ ही साथ इसमें कॉन्सेप्ट्स को मैं इस तरीके से डिलीवर करूंगा आपके साथ ताकि आप SSC CGL 2019 मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हो सके। और आपको तो ये बात पता ही है कि जब CPO SI और SSC की तैयारी आप पूरी तरह कर लेते हैं तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो समय को वेस्ट किए बगैर मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता हूं जिसको कि आपको आंसर करना है, देन आई विल डिस्कस इट। तो पहला रहा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ये हमारा है एग्जांपल। देखिए क्या है ये, फादर डिडंट बिलीव ब्लैंक आई सेड। अब ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, देन द ऑप्शंस आर व्हाट, व्हिच, हु एंड दैट। इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो एक बात तो आप जानते ही हैं कि सिंस बिलीव इज ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इफ इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब व्हाटएवर कम्स आफ्टर इट दैट विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन वर्ब। और अगर वो ऑब्जेक्ट होगा दैट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड हु। हम हु तो यूज करने वाले नहीं बिकॉज हु इज रिटन इन सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट होगा कि विच होगा कि दैट होगा, समझना ये है। तो आप में से शायद कई लोगों को तो आंसर पता हो और आपने बता दिया होगा कि फादर डिडंट बिलीव व्हाट आई सेड। आप में से कई लोगों ने बोला होगा कि यहाँ पर व्हाट होगा। तो जिन भी लोगों ने व्हाट यूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि आखिर यहाँ पर दैट क्यों नहीं यूज किया गया, है ना। आप में से कई लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि व्हाट ही होगा, बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई नॉट दैट, व्हाई नॉट विच। क्वेश्चन तो ये है ना। तो अब इस बात को जानने के लिए पहले तो मैं क्वेश्चन को हटा दूं यहाँ से ताकि मुझे एक पूरी स्क्रीन मिल सके आपको समझाने के लिए। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड दैट। या व्हाट और दैट का डिफरेंस समझना है हमें। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी याद रखिएगा जब भी हम सेंटेंस में किसी कंजंक्शन की बात करेंगे और अगर कंजंक्शन एक होगा तो जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस होंगे वो दो होंगे। अगर हमारे पास कंजंक्शन दो है तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस तीन होंगे। ये मैं सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। आप अब दो वर्ड जोड़ के मत बता दीजिएगा। वो जो वर्ड जोड़े जाते हैं, दो एडजेक्टिव्स जोड़े जाते हैं, वो भी दो सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट्स उनके कॉमन होते हैं इसलिए उनको कॉमन लेकर के वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी यहां से ये आगे बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस है, नंबर ऑफ जो सेंटेंसेस हैं, नंबर ऑफ सेंटेंसेस n है, तो आप देखेंगे कि इससे एक कम है तो जो नंबर ऑफ कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, n-1। यही होगा। यानी जितने भी स्टेटमेंट होंगे उससे एक कम होगा हमारा कंजंक्शन। क्लियर है। अब हम व्हाट को भी कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं, दैट को भी कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट हम पहचानेंगे कैसे कि जब दोनों कंजंक्शन की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो व्हेन टू यूज दैट एंड व्हेन टू यूज व्हाट, दैट इज द मेन कंसर्न। पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने जो बात बताई यहाँ पे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स n है, जो नंबर ऑफ कंजंक्शंस होंगे वो n-1 होंगे, यानी उससे एक कम होगा। यानी कि एक स्टेटमेंट है तब तो कंजंक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज कंजंक्शंस आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट स्टेटमेंट्स, टू कनेक्ट फ्रेजेस, टू कनेक्ट वर्ड्स, जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए एक तो चाहिए ही, तो कम से कम दो होगा तभी तो जोड़ेंगे आप। तो चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि जितने स्टेटमेंट होंगे उससे एक कम कंजंक्शन होगा। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, और जो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगा ये एग्जाम्पल प्रीवियस किसी पेपर में आया हुआ है। मतलब इस पैटर्न मैं अगर कोई भी, जब तक मैं ईयर ना लिखूं, जब तक ये स्ट्रिक्टली ना बोलूं कि ये आया है, तब तक यही मानिएगा कि इस पैटर्न का एक एग्जाम्पल आया हुआ है। तो जिस पैटर्न का आया है उस पैटर्न को मैं यहाँ लिखता हूं। मैंने लिखा है इसे, यू आर
a player is not true. Suppose this is the example. और ये एग्जाम्पल हमें समझना है। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम समझ क्यों रहे हैं? एक बार जरा क्वेश्चन को मैं फिर से दिखा दूं आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए, इसमें हमें ये समझना है कि व्हाट और दैट का डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये डिफरेंस समझ में, अच्छा किसी के मन में ये विच भी आएगा तो विच और दैट का क्या डिफरेंस है, ये तो नॉर्मल आप जानते हैं कि विच और दैट को जनरली हम एनिमल्स, बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। कई जगहों पे यूज, ह्यूमन बीइंग के लिए तो हम दैट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके डिफरेंस को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमें बस समझना है व्हाट एंड दैट को। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे विच और दैट को चूज़ करना ही हो तो वहाँ उसे देखेंगे। फिलहाल हमें व्हाट एंड विच को देखना है, व्हाट एंड दैट को देखना है। तो यहाँ देखें आप इसे, ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है और आपको अब ये बताना है कि जो दिया हुआ एग्जाम्पल जो भी मैंने यहाँ लिखा है ये गलत है कि सही। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट है, ये इज तो एक वर्ब है और ये इसके आगे की जो भी बातें हैं या पूरी की पूरी बातें जो है स्टेटमेंट का एक पार्ट है, यानी पूरे को आप प्रेडिकेट कह सकते हैं। तो मुद्दा कहने का ये है, इफ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज देयर, और इसमें वर्ब है तो कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ही। अब वो सब्जेक्ट है कौन? वो पूरी की पूरी ये बात है, यानी कि उस वाले वर्ब के लिए जो ये वर्ब है उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। अब मुद्दा ये आया कि एक वर्ब ये हो गया और एक ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट हो गया हमारे पास। दूसरा, एक सब्जेक्ट ये है और एक वर्ब ये है, यानी हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 हो गए, यानी कि 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 वर्ब हो गए, यानी कि हमारे पास अब 2 स्टेटमेंट हो गए। अब याद करिए उस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। Whenever we have 2 statements, 2 स्टेटमेंट्स अगर हैं तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। मान गए इस बात को? तो यानी कि अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो कंजंक्शन तो मिसिंग है, यानी कि अगर इस सेंटेंस को मैं आपको दे दूं एरर डिटेक्शन में, मान लीजिए मैंने इसे बना दिया कि ये एक एरर डिटेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसमें एरर दिखाना है और मैं इसके पार्ट्स बना दूं ऐसे, ए इसे बना देता हूं, इसे बना देता हूं बी और इसे बना देता हूं सी। अब देखिए एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं, ये किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 4 पार्ट मैंने बनाया, ए बी सी डी। तो एरर तो है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन ये है वेयर इज द एरर। तो हो सकता है कि आप में से कुछ बोलें कि नहीं सर अभी भी हमें एरर नहीं दिख रहा है इसमें। कुछ स्टबर्न होते हैं वो मानते ही नहीं है, जिन्हें लगेगा वो हो सकता है इधर कहीं पार्ट में दिखाएं और हो सकता है कुछ पार्ट ए में दिखाएं। तो वास्तव में पार्ट ए में ही एरर है और वो एरर है कहाँ? वो यहाँ है, यानी कि यहाँ पे वो कंजंक्शन मिसिंग है और वो क्या है? वो है ये दैट। यहाँ पे हमने क्या लगाया? दैट लगाया। क्वेश्चन ये है दैट ही क्यों लगाया, व्हाट क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन ये भी है कि वहाँ क्यों लगाया, पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है। तो आइए इस बात को मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूं, it is not true that you are a player. It is not true that you are a player. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सही है? जी बिल्कुल ये सही है। देखिए इट हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, अगले एग्जाम्पल की नहीं, इसी के अगले पार्ट की। ये तो इसका पार्ट हो गया। अब आप इसे अगर देखेंगे दैट को, तो ये क्या है? कंजंक्शन है। आगे बढ़िए, यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? वर्ब है। अब इस सेंटेंस को अगर देखें, इट इज नॉट ट्रू दैट यू आर अ प्लेयर, दैट यू आर अ प्लेयर, यानी ये बात सही नहीं है कि तुम एक प्लेयर हो, यानी तुम कुछ और हो, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर मुझे नहीं पता ये बात, या फिर मैं जितना जान रहा हूँ उतने की बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये कंजंक्शन ने इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट किया, ये तो मानेंगे आप ना, और इसे आप सही भी मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इट क्यों यूज किया गया है? ये इट इज नॉट ट्रू। इफ आई से इट इज नॉट ट्रू, इट मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क समथिंग, व्हाट इज नॉट ट्रू? व्हाट इज नॉट ट्रू? तो व्हाट का आंसर क्या है? ये यू आर अ प्लेयर, दैट यू आर अ प्लेयर। कौन सी बात सही नहीं है? वो ये वाली बात सही नहीं है, दैट यू आर अ
प्लेयर, यानी कि ये इट कुछ और नहीं है, ये इस पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। यही बात समझ में आई ना। तो अब आप चाहे इसे ऐसे लिखें, इट इज नॉट ट्रू दैट यू आर अ प्लेयर, या फिर आप इस इट को हटा दें। जब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसी इट की जगह पर यूज किया गया है तो एक चीज तो क्लियर है कि इस इट को रिप्लेस भी तो कर सकते हैं इससे हम, और ऐसे भी तो बता सकते हैं दैट यू आर अ प्लेयर इज नॉट ट्रू। तो अब आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल सही लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये यू आर नॉट प्लेयर, कि वो दैट क्यों लगाया गया। तो दैट यू आर अ प्लेयर ये क्या है, ये आगे वाली ये बात है। और चूंकि दूसरे वाले स्टेटमेंट में हमने इज लगा लिया तो वो जो इज है वो जो इट लगा हुआ है वो इसके लिए लगा, और यहाँ पे हमने इसी इट को हटा के इसी पार्ट को यहाँ रख दिया तो बन गया पहला वाला स्टेटमेंट। तो ये वाली बात तो अभी आपको समझ में आ गई कि वहां पे हमने दैट लगाया है क्यों। अब पेपर में ये दोनों तरीके जानने इसलिए जरूरी है आपको, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि अगर एरर डिटेक्शन में ये आएगा तब तो एरर आप वहां दिखाएंगे, लेकिन अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर बात की जाए जो कि किसी भी एग्जाम्स में आते हैं, तो वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो दोनों पैटर्न जानना इसलिए जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में वो दिया, हो सकता है ये दे दे, दोनों हो सकते हैं। तो जब दोनों हो सकते हैं तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, जो आएगा अब आपको करिएगा। यानी कि कंजंक्शन कैसे लगाया मैंने दैट, ये तो क्लियर हुआ, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि ये कैसे पता चलेगा कि कब दैट लगाना है और कब व्हाट लगाना है। मुद्दा तो यही है असली। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी दूसरे वाले को इरेज करता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ उसी से मिलता जुलता, जिससे कि ये पता चले कि आखिर व्हाट और दैट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा एग्जांपल है, बस घबराइएगा नहीं आप लोग। हाँ जी, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा आप लोगों के सामने है, यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है कि दूसरा एग्जाम्पल है। अब आपको यह बताना है वेदर द गिवन एग्जाम्पल इज करेक्ट और इनकरेक्ट, कि क्या ये दिया हुआ एग्जाम्पल क्या है, ये गलत है कि सही है। तो अब आप तो ये समझ ही गए हैं कि ये कैसे गलत है। गलत वो इसलिए है क्योंकि आप यहाँ अगर देखेंगे तो दिस इज ए सब्जेक्ट और ये पूरा क्या हो गया प्रेडिकेट, जिसमें कि ये आर क्या है, वर्ब है, राइट। अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की बात करूं तो इज क्या है, वर्ब है, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट है। अब ये जो पार्ट मैंने यहां लिखा, ये पार्ट, ये तो हो गया एक स्टेटमेंट। जो ये मैंने लिखा ये आपका उसका प्रेडिकेट तो हो गया, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यही है ना, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब, यानी कि इस स्टेटमेंट में भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यानी कि इसमें अलग है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसके लिए वर्ब है। तो ये तो हो गया दो। अब जब हमारे पास दो स्टेटमेंट हो गए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो जाहिर सी बात है कि एक कंजंक्शन कहीं ना कहीं चाहिए जिससे कि हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकें। तो गलत तो है ही, तो ये गलत है। तो जब गलत है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे लगाएंगे आप उस कंजंक्शन को यहाँ पर। तो अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ दैट लिखाया था, तो कुछ को तो याद करने की आदत होती है, उतने में रूल बना लिया होगा कि ऐसे दिख जाए तुरंत आंख बंद करके यहाँ पे दैट मार दो, हो गया काम, बस सर आ गया समझ में, तो मजा आ गया। तो गलत हो जाएगा तुरंत। जैसे ही आप यहाँ पे दैट लगाएंगे गलत हो जाएगा। अब चाहिए यहाँ पर व्हाट। हमें यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, व्हाट की रिक्वायरमेंट है। ये बात क्लियर। अब इसलिए तो मैंने ये एग्जांपल लिखे दोनों, ताकि मैं आपको दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकूं कि वहां पे दैट होगा कि व्हाट होगा। अच्छा मान लीजिए किसी को ये समझ में ना आया हो कि व्हाट कैसे आया, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ। वो इट से अगर बना दूं अगर मैं इसे, तो बताइएगा इट के साथ वहां पे क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए कि व्हाट आना चाहिए। देखिए थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचें कि प्रैक्टिस भी ना करें, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं, CPO/SI में सब इंस्पेक्टर बन जाएं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू डू योर वर्क। I am doing my work. I can help you, but it is you who are to qualify the exam. आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे नहीं। मैं आपको बस हेल्प कर सकता हूं। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपकी मर्जी, जो करना हो करिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहनत करने वाले हैं तभी देख रहे हैं। तो जो व्हाट लिखा हुआ है यहाँ पे, आइए मैं इसे इट से बनाऊंगा। अगर मैं इसे इट से बनाता हूं तो क्या बनेगा,
इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अब मैं यहां दैट लगाता हूं, अगर किसी को लग रहा हो कि दैट ही होगा, वहां पे दैट लगा दिया। दैट यू आर सेइंग, दैट यू आर सेइंग। ठीक है। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को लिख दूं तो हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को अभी भी लगे कि नहीं यहां पे दैट ही सही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने अपने विचार को बदल लिया हो, उसको ये लगता हो हाँ सर सही बोल रहे थे आप, वहां पे दैट नहीं व्हाट ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी पूरी इंग्लिश तो ऐसा ही है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, इंग्लिश अगर आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आपकी गट फीलिंग बता देती है कि क्या होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में तो आपको एक एक नंबर पाना है, उसके लिए आपको सही पता होना चाहिए। गट फीलिंग इज ओके, उससे भी कई बार हेल्प हो जाता है, लेकिन रीजन जानने में बुराई क्या है, एक्सप्लेनेशन जानना चाहिए हमें। उसे लगा होगा कि व्हाट होना चाहिए, कुछ को अभी भी कुछ को ये लग रहा होगा कि नहीं सर यहाँ दैट सही है, और कुछ लोगों को जिनको दैट पहले लग रहा था वो अपना विचार बदल के यहाँ आए होंगे, लेकिन शायद वो रीजन ना जान रहे हो कि यहाँ पे दैट क्यों आया। क्वेश्चन तो ये है ना कि दैट क्यों आया, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि दैट गलत है, क्योंकि अगर वहां गलत है तो वही सेंटेंस ये भी है, ये भी गलत है। यहाँ पे दैट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर व्हाट होना चाहिए। क्वेश्चन इज दैट ये व्हाट क्यों आया। अब आते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए है क्या, मैंने बोला कि व्हाट और दैट दोनों के दोनों सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कंजंक्शन तो है ही, दोनों जोड़ सकते हैं। ये जो व्हाट है ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी दैट नॉट व्हाट, जो दैट है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, और जो व्हाट है वाज इट व्हाट इज इट ये है आपका प्रोनाउन। मतलब जब हम सेंटेंस में, क्वेश्चन ये है कि दोनों के दोनों प्रोनाउन है, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये तो सारे के सारे कंजंक्शन भी होंगे, ये कंजंक्शन का भी काम करेगा, प्रोनाउन का भी काम करेगा। अब देखिए है क्या, मैंने एक को बोला सिर्फ प्रोनाउन और दूसरे को बोला रिलेटिव प्रोनाउन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा पहले ये समझ लें आप। इनमें डिफरेंस ये है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि जो ये व्हाट है, ये व्हाट का मतलब सॉरी जो दैट है, इसके पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जिसको कि ये रिलेट करेगा उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ। दूसरी बात, जब मैं इसे बोलूंगा कि ये प्रोनाउन है तो ये किसी को रिलेट नहीं करेगा, यानी अकेले काफी है। अच्छा ये अकेले काफी क्यों है, इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि व्हाट का जो मतलब होता है वो होता है एनीथिंग दैट, तो व्हाट का मतलब ही होता है एनीथिंग दैट। तो यानी कि इस व्हाट के अंदर का मतलब क्या हो गया कि ये दैट भी छिपा हुआ है और उसका जो एंटीसीडेंट है वो भी आया हुआ है। तो यानी इसी वजह से जब हम व्हाट को यूज करते हैं तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से हम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी जो है व्हाट का मतलब एनीथिंग दैट है। तो यानी दिमाग में बस ये रखना है कि जब हमें कभी किसी को रिलेट करना हो, यानी कि इसके पहले कुछ आए तभी तो हम रिलेट करेंगे उसको, जो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट होता है। जब हमें रिलेट करना होगा तब आप दैट लगाइएगा, दैट लगाएंगे तो यानी उसके पहले कुछ ना कुछ तो होगा जिसको रिलेट करेंगे हम। लेकिन जब हमें कुछ रिलेट ना करना हो, अकेले ही जो प्रोनाउन आए कुछ ना हो वहां पे, तो वहां दैट नहीं होगा, वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, व्हाट यूज करना पड़ेगा। आइए अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं, जो इसको मैंने लिखा हुआ है तो इसमें हमें कुछ रिलेट नहीं करना है। इट के साथ जब मैंने लिखा था तो एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आप समझ सकें। अच्छा मैं इट वाले को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा समझना आसान है आप लोगों के लिए। जब वो समझ में आएगा तो ये जो मैंने यहाँ बीच में लिखा है तो अपने आप ही समझ जाएंगे आप। देखें मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, इसी को दूसरे तरीके से, इट इज नॉट ट्रू दैट यू आर अ प्लेयर। अब यहां पे हमें क्या करना है कि कंजंक्शन का काम तो ये कर ही रहा है, रिलेट नहीं करा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन यहां पर तो कंजंक्शन का ही काम कर रहा है। जोड़ दिया हमने, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कंजंक्शन तो होते ही हैं। अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो अब वो क्या कंजंक्शन है, कंजंक्शन का भी काम कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कंजंक्शन की तरह ट्रीट कर लेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन इसको तो हम प्रोनाउन और कंजंक्शन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह तो ट्रीट ही नहीं कर सकते इसे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों बिल्कुल कंप्लीट हैं। ये जो यू लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, थोड़ा मैं इसे और बेहतर बना देता हूँ कलर चेंज करके, ये आर है और इस आर वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये इज है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिया है, यानी ये पूरी तरह से कंप्लीट है। यानी कि अब हमें इसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग, याद करने का एक और अच्छा तरीका, जब आप दैट यूज करते हैं तो आपको इसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने व्हाट यूज किया तो आपको इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसे सेंटेंस में या तो आपको किसी का वर्ब का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर किसी वर्ब या किसी प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट कोई ना कोई एक बनाना पड़ेगा, तभी आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये क्या है, इट इज नॉट ट्रू दैट यू आर सेइंग। अब देखें, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, इसका लिंकिंग वर्ब है और ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट ट्रू। आगे अगर देखेंगे तो यू हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया इसका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां पे, और ये सेइंग जो है मेन वर्ब है। अब देखिए, इट इज नॉट ट्रू यू आर सेइंग, तो कुछ ना कुछ तो तुम कह ही रहे हो। तो तुम क्या कह रहे हो, जो भी कुछ तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। यानी कि ये जो सेइंग लिखा हुआ है इसका कोई ना कोई हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए उस से के लिए, और वो ऑब्जेक्ट हमें खोजना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए ध्यान से, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं जब रिलेट करना हो, या कंजंक्शन की तरह, व्हाट कंजंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। यानी अगर हमें कहीं किसी वर्ड को व्हाट और दैट में से कोई एक चूज करना हो और इन दोनों में से अगर किसी को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वो दैट नहीं होगा, वो व्हाट होगा। ये बात क्लियर? तो अब देखें जरा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो दैट आपने यूज किया उसने इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट को कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि जो कह रहा है वो तो से तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना। किसी को लग रहा होगा कि नहीं सर से तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो से है ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। किसके लिए? हुम के लिए। व्हाट एंड हुम दोनों के आंसर मिलते हैं ना, जबकि से ट्रांजिटिव वर्ब होता है व्हाट के आंसर के लिए। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब तभी तो हम ऐसे लगाते हैं, जब से लगाते हैं तो ही सेड टू हर, तभी तो से के साथ। अच्छा, ये जो से टू होता है, से टू यही बनता है आपका टेल, यानी कि जो टेल है ये व्हाट एंड हुम दोनों के लिए ट्रांजिटिव है, जबकि से हुम के लिए इंट्रांजिटिव है और व्हाट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि यू आर सेइंग, जो कुछ भी तुम कह रहे हो, ये जो से है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है व्हाट के लिए, और अगर ये व्हाट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो तो ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो दैट तो हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाना है तो फिर उसे क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट बनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं कि जब आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना हो वहां पे व्हाट ही यूज करेंगे, दैट आप यूज नहीं करेंगे जब हम इस तरह के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ये आधा अधूरा मत सुना करिए, जब हम इस तरह के एग्जाम्पल की बात करेंगे तभी। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं आप लोगों के सामने कुछ और एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं, शायद आपको जो है वहां कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, अब चेक करते हैं व्हाट और दैट के क्या फंक्शंस हैं, फिर इसके बाद अपने एग्जांपल्स में हम आएंगे। मैंने लिखा आई शैल टेल हर डैश यू हैव डन देयर। एक एग्जाम्पल ये रहा। मैं अब यहां पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूं, आई शैल टेल हर एवरीथिंग डैश यू हैव डन देयर। दीज आर द एग्जाम्पल्स, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक में दैट लगाना है, एक में व्हाट लगाना है। बताइए क्या लगेगा? आइए देखिए कुछ वर्ब्स होते हैं हमारे, जैसे टेल समबडी समथिंग, इन्हें कहा जाता है डाई
ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि जिनमें व्हाट एंड हुम दोनों के आंसर्स होते हैं। गिव somebody something, get somebody something, teach somebody समथिंग, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी कि इनमें हमें हुम के आंसर भी मिलते हैं और इन्हीं के अंदर हमें व्हाट के आंसर भी मिल जाते हैं। यही सबके साथ है, हुम व्हाट, हुम व्हाट, हुम व्हाट, दोनों के आंसर। अब यहां पे आप आइए, आई शैल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये टिल वर्ब का हुम का आंसर तो मिल गया। यू हैव डन देयर, आई शैल टेल हर यू हैव डन देयर। तो अब यहां पे बात यह आ रही है कि अगर आपने यहां पर दैट लगाया तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसको इससे जोड़ दिया, लेकिन उसको बताओगे क्या? उसको बताने के लिए कौन सी बात करोगे? यही वाली बात ना, जो भी तुमने वहां पे किया है तो इस वर्ड को, यानी कि ये वाला जो वर्ड है वो इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो अब इसको जोड़ने के लिए, चूंकि ये एक अलग सेंटेंस है वो एक अलग सेंटेंस है, तो कंजंक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। अभी कोई सोचे कि नहीं जो वहां लिखा हुआ है इसी को यहाँ लिख दीजिए, हो गया काम खत्म। लेकिन जब दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट वो एक स्टेटमेंट ये, तब तो हमें कंजंक्शन भी चाहिए और एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे। तो टेल हर, टेल समबडी समथिंग, तो अब हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है एक वर्ड को। तो जब जस्टिफाई करना है तो वो आपका दैट नहीं होगा, वो क्या होना चाहिए? व्हाट होना चाहिए। आई शैल टेल हर व्हाट यू हैव डन देयर, जो कुछ भी तुमने वहां पर किया है वो सारी बात, ये सारी बातें, क्या जो कुछ भी तुमने किया है वो सारी बातें जो है मैं उसको बता दूंगा जा करके। क्लियर हुआ? दूसरे में अब आप आइए, आई शैल टेल हर एवरीथिंग। अब देखिए, टेल समबडी समथिंग, अब इसका ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब है क्या? जो कुछ भी तुमने किया है वो सारी बातें जा करके मैं बता दूंगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब ये जो है इसी को जो है हमको इसको इससे आगे रिलेट करना है। अब जब हमें इसी बात को रिलेट करना है तो ऑलरेडी आया है, अगर आपने यहाँ पर व्हाट लगा दिया तो अब इसका मतलब ये बन जाएगा कि एवरीथिंग यानी एनीथिंग दैट, तो ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और जब हमको इसी बात को इससे रिलेट करना है तो इसको हटाइए, रिलेटिव प्रोनाउन लगाइए और यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? दैट, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं तब तक इरेज कर देता हूं। तो पेशेंस के साथ देखा करिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर पेशेंस ही नहीं है तब कहां समझेंगे आप, है ना? देखें, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लाता हूं, अब इन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो वो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, इसी वजह से मैं सारे एक्सप्लेनेशंस करता हूं। आगे आइए, तो हो गया ना, फादर डिड नॉट बिलीव, क्या बिलीव नहीं करेंगे? आई सेड, जो कुछ भी मैंने कहा, तो से कहा तो कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। तो उस से को जो सेड यूज किया है, क्या कहा है, वो तो व्हाट का ही आंसर होगा जस्टिफाई के लिए, इसलिए यहाँ पे हमें व्हाट ही लगाना पड़ेगा, बाकी दूसरे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, ये दोनों ईजी हैं काफ़ी। देखिए है क्या, इफ़ यू ब्लैंक योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट। देखें, जनरली आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, इससे काम भी चल जाता है। बता देता हूं मैं, इफ जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए इसे क्या है ये, तो जब ऐसे लिखा हो तो इसका ये मतलब होता है कि ये फ्यूचरिस्टिक इवेंट है और ये भी फ्यूचरिस्टिक इवेंट है। इसका मतलब है कि इफ यू विल वर्क हार्ड, विल लगाया नहीं गया है, ये ऐसी ग्रामर है इंग्लिश की। तो अब हम यहाँ आते हैं, यानी कि दोनों फ्यूचर का, यदि तुम करोगे तब वो होगा। यहाँ पढ़िए, यहाँ दिया हुआ है, अच्छा इफ के साथ जनरली हम विल या शैल का यूज नहीं करते, यूज में आते हैं लेकिन कुछ एडवांस्ड फंक्शंस होते हैं, हम उसका डिस्कशन अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं फिलहाल की जो जनरल कॉन्सेप्ट हम जाते हैं उसी पे, तो हम विल नहीं होता, इस वजह से इस एग्जांपल में विल का जरूरत, विल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, फिनिश, इफ यू फिनिश योर बुक, तो आई विल होना चाहिए, जबकि आगे क्या लिखा हुआ है? आई वुड लाइक टू। वो जो आई के साथ ऐसे लिखा है ना, आईड लाइक, ये जो अपोस्ट्रॉफी है इसका मतलब होता है आई वुड लाइक। तो अब आई वुड लाइक टू
आई वुड लाइक टू बोरो इट, यानी कि अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए किताब तुम मुझे दे दो ताकि मैं भी पढ़ लूँ। तो अगर तुम पढ़ लिए होगे तब ना इसकी बात आएगी, यानी वो काम तो कंप्लीट होगा। अब किसी भी सेंटेंस में हमें कंप्लीट स्टेट को शो करने के लिए हम हैव के फॉर्म्स यूज करते हैं, हैव, हैज, हैड, तीनों प्रेजेंट और पास्ट जैसा हो, यूज करके थर्ड फॉर्म। तो इसमें तो सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी ये होना चाहिए इफ यू हैव फिनिश्ड योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट। आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आया। लेट अस टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये क्या है भाई? व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन वी आर कीपिंग आवर लगेजेस इन द क्लॉक रूम। आइए इसको जरा मैं डिटेल में समझाता हूं। प्रैक्टिस वीडियो 2 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। यहां मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये स्क्रीन पे सही से हटा दूं। हालांकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए केप्ट आर लगेज, ऑप्शन नंबर थर्ड ही होना चाहिए। लेकिन वो क्यों होगा ये मैं समझाता हूं, पहले इसे को समझा देता हूं तब आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि जो लगेजेस लिखा हुआ है, लगेजेस, वो गलत है, क्योंकि हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनता है नहीं। अनकाउंटेबल कैसे बनेगा? तो उसमें से क्या है? एक तो ये लगेज ही है, बैगेज है ना, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सीनरी है, पोएट्री है, बहुत सारे वर्ड्स, एडवाइस है, नॉलेज है, ये सारे हैं। तो इसके बेसिस पे लगेजेस जो लिखा है वो तो गलत हो गया, लगेजेस होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से गलत हो गए? दिया हुआ क्वेश्चन तो गलत है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है क्योंकि वहां पे भी लगेजेस लिखा है। सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा हमारे पास 1 और 2, इन्हीं दोनों में से एक होगा। मुद्दा ये है, आप ये कह सकते हैं कि सर पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो पास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट भी पास्ट में होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, तो केप्ट आर लगेज होगा यही ऑप्शन नंबर थर्ड ही। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता ऐसे यस लगा के। फिर भी मैं इसे समझा देता हूं क्या है। देखें, आंसर तो क्लियर है इतने के लॉजिक पे, लेकिन मैं टाइम स्केल के कुछ कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहता हूं क्योंकि अभी आगे इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मान लेते हैं कि टाइम स्केल है, मैंने ये बनाया टाइम स्केल। टाइम स्केल का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा स्केल जिसपे मैं टाइम का डिस्कशन करूं। देखिए है क्या, मान लेते हैं कि मैंने इस पॉइंट से 8 AM से काम को करना शुरू किया और शाम को 5 PM तक काम कर रहा हूं। दो केसेस हो सकते हैं इसमें कि अभी ये काम मैं कर रहा हूं जो कि है क्या? टाइम टेकिंग एक्शन है, टाइम टेकिंग एक्शन, पढ़ाने का काम मैं पढ़ा रहा हूं और उसी समय किसी का कॉल आया, तो ये क्या बना? सडन। ठीक है, तो सडन का मतलब क्या हो गया कि या तो आप इसको प्रेजेंट की बात हो रही है तो V1 यूज करिए, या फिर आप इसको बार बार रिपीटिशन होता है, या फिर अचानक से हो गया तो V2 यूज करिए। उसी के हिसाब से जो टाइम टेकिंग है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये क्या बनेगा आपका? कॉन्टिन्यूअस का ही बनेगा। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। पहला केस तो ये बना। दूसरा केस ये बना, कई बार हम सिक्वेंशियल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। सिक्वेंशियल इवेंट का मतलब क्या? मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, इवेंट 1, और फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया। तो मैंने अब इस टाइम स्केल की अगर मैं बात करूं, एक दूसरा टाइम स्केल बना लेता हूं यहां से, यहां पे मैंने इसे लिख दिया प्रेजेंट, और एक दूसरा मैंने यहां पे लिखा पास्ट, और दूसरा तीसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं पास्ट ऑफ पास्ट। तो इन पॉइंट्स को जरा आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पे है क्या? यहां पे है ये कि अगर पास्ट का कोई इवेंट हुआ है और इस इवेंट के पहले अगर हम जाते हैं तब तो हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, एंड वी यूज हैड प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, इट मीन्स जब मैं स्टेशन पहुंचा तो दैट इज कॉल्ड पास्ट इवेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाड़ी जा चुकी थी यानी पहुंचा तो गाड़ी तो पहले ही चली गई थी, यानी कोई पहले वाला एक्शन है, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट।
और ये जो पास्ट परफेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं यही जो है पास्ट ऑफ पास्ट कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि पास्ट के कई इवेंट्स होते हैं, कई लोग याद कर लेते हैं कि अगर पास्ट के 2 इवेंट साथ में आए तो एक इवेंट को पास्ट इंडेफिनिट लिख दो, दूसरे वाले को पास्ट परफेक्ट। देखिए यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने बोला कि किसी सिक्वेंशियल इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ और वो इवेंट पास्ट से पास्ट में जाकर न जा करके पास्ट टू प्रेजेंट जा रहे हैं ऐसे करके, तो इस प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में तो ये भी पास्ट हो गया, इस प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में तो ये भी पास्ट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये भी पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट तो हम गए ही नहीं। तो सारे के सारे फिर क्या होने चाहिए, पास्ट के इंडेफिनिट में होने चाहिए। यानी टाइम स्केल पे आपको 3 बातें पहचान में आनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कि वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम टेकिंग एक्शन एंड सडन एक्शन, ये समझना है। इफ वी टॉक अबाउट टाइम टेकिंग एक्शन यूज कॉन्टिन्यूअस टेंसेज एंड फॉर सडन एक्शन यूज इंडेफिनिट टेंसेज। दैट कैन बी आइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, जिस टेंस में इसको लिखेंगे उसी टेंस में इसको कर दीजिएगा। दूसरी बात ये समझनी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड पास्ट ऑफ पास्ट, बिकॉज इन दिस सिचुएशन वी यूज second form of the verb for referring to the message written in past and had plus third form for past of past. The second condition. The third condition is whether we are talking about a sequential event. If you talk about a sequential event, for sequential events क्या होगा उसमें, sequential events की जब हम बात करेंगे तो वो सारे के सारे एक्शन इधर से उधर जाएंगे, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे पास्ट टू प्रेजेंट की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको अपने एग्जाम्पल्स में ये पहचानना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस क्या है, पहला वाला है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला है, या सीक्वेंशियल इवेंट है। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन पे एक बार फिर से हम आते हैं। वेयर इज द क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया, व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन, मान लेते हैं कि हमने यहाँ अराइव किया, पास्ट, अराइव तो है ही सेकेंड फॉर्म। दूसरा क्या लिखा हुआ है, वी आर कीपिंग आर लगेज। तो मान लेते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि सर सारे कट गए ऑप्शन नंबर 1 में आर की जगह आर लिखा हुआ है, प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो वर लिखा होता तब क्या करते, तब तो कॉन्टिन्यूएशन वाला, तब तो ये इस केस में आता। तो आपको चेक करना पड़ेगा वो इस केस का है कि तीनों में से कौन से केस का है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि जब हम वहां पहुंचे तो उसके बाद हमने अपने सामान को रखा, तो वो भी एक वन टाइम एक्शन है, इनकम्प्लीट एक्टिविटी नहीं है। इस वजह से हमने वहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किया और वर्ब यूज किया, और इस वजह से वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 3। तो सही ऑप्शन होगा केप्ट आर लगेज। तो आइए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। चलिए जरा इसे भी देख लेते हैं, इसका क्या कमाल है भाई। ये है आपका हैव यू, यानी क्वेश्चन टैग पे है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, आप बताइएगा वो एग्जांपल सही है या गलत। ठीक है, देखिए वो एग्जांपल है, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, जैसा क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता। दे हैव मेनी कार्स। अब यहां पे आपको बनाना है क्वेश्चन टैग। प्रैक्टिस की पहली वीडियो में मैंने इसके बारे में, क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो वहां मिल जाएगा। सबसे पहली चीज कि इसका क्वेश्चन टैग लगाना है। सब्जेक्ट अगर ये है तो सब्जेक्ट तो यहां पर भी दे ही होगा। ठीक है, क्या लगाएंगे आगे, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होगा, क्या होना चाहिए, हैवंट दे। आप में ज्यादातर बोलेंगे यस। कुछ स्मार्ट पीपल स्माइल कर रहे होंगे जो मुझसे ऑफलाइन क्लास लेते हैं। देखिए हैव को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह से भी, हमें पहचानना है यहाँ वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। इट्स ऑब्वियस कि मेन वर्ब ही है। तो अगर ये मेन वर्ब है तब तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तब तो इसकी जो ऑक्सिलरी होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो डू होगी या तो डज होगी तो इन्हीं दिनों में से कोई एक। तो अब जो वहां हैवंट आपने लिखा, आप ये समझ बैठे कि ये जो हैव लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है ना, लेकिन वो तो मेन वर्ब है। जब वो मेन वर्ब है तो उसकी ऑक्सिलरी क्या होगी, डू, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डोंट डे। ठीक है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो सही था, लेकिन ये तो मेन वर्ब है, इस वजह से गलत हो गया डोंट। अब आइए यहाँ देखते हैं,
सबसे पहली चीज, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये सेंटेंस तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैव हेल्पिंग वर्ब सही है, लेकिन जो हैव यू लिखा है वो गलत इसलिए हो गया बिकॉज द स्टेटमेंट इज रिटन इन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एंड इफ इट इज अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव। ये बात मैं आपको बताया हूं इसी के प्रैक्टिस वीडियो में, जो कि पहली वीडियो थी। तो वहां पे नॉट होना चाहिए, तो नॉट किसमें है? हैव के साथ, हैवंट यू, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1, सो वील गो विद ऑप्शन नंबर 1। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी। ही वेट्स फॉर यू फॉर अबाउट 2 hours। ओके, देखें टाइम स्केल की अगर हम बात करते हैं, फिर से आगे टाइम स्केल की बात, देखिए वेट्स है ना, ये रहा। हम मान लेते हैं कि अभी बज रहा है यहाँ पे 5 PM, और यहाँ मान लेते हैं कि ये हो रहा है 8 PM। कोई एक बंदा है, मैं उससे पूछता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। पहले मैं क्वेश्चन हटाऊं, मैंने उस बंदे को ये पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने बोला आई एम प्लेइंग। ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग। तो बी प्लस आईएनजी फॉर्म जब वर्ब की हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट एक्टिविटी, इनकम्प्लीट एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि सिर्फ यहीं की बात हो रही है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, अगर 5 बजे मैंने पूछा तो पहले क्या किया, इधर क्या किया नहीं पता, बस इसी पॉइंट पे बता रहा है क्या किया। लेकिन अगर मैंने रात को 8 बजे पूछा कि तुम कब से खेल रहे हो, तो वो तो बताएगा कि मैं खेल रहा हूं, अभी मान लेते हैं इस समय अभी खेल रहा हूं, दैट इज इन कॉन्टिन्यूएशन यानी बी प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब बात ये आई कब से खेल रहे हो, तो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। तो ये 3 घंटे तो कंप्लीट भी हुए। तो इस कंप्लीट को दिखाने के लिए हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी टेंस के हिसाब से। प्रेजेंट है तो हैव हैज लगाइए, पास्ट है तो हैड लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैंने ये बोला तो अब यहाँ पे ये और ये दोनों मिला हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए जो पैटर्न बनता है वो बनता है हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। और ये कब आता है, जब हम बात करते हैं जनरली सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर फॉर प्लस ड्यूरेशन, जब हम इसकी बात करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं तभी हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हमें जब सिर्फ बताना हो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या कर रहा है, इट मीन्स इफ द एक्शन इज इनकम्प्लीट यूज इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब हमें ये बताना हो कि नहीं अभी तो इनकम्प्लीट है ही, लेकिन कुछ ड्यूरेशन कंप्लीट भी हो गया, देयर वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट अस look at the example once again. Was it okay? Now this is the example. तो यहाँ पे क्या है, for about 2 hours, it means ये जो ड्यूरेशन मैंने यहाँ लिखा, ढक गया क्या? ये जो मैंने ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा for प्लस ड्यूरेशन, ये हम यूज अगर लगा हुआ है तो हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म तो कहाँ पे है, हैज बीन, सिंस द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज ही हैज बीन वेटिंग। ओके, लेकिन यहाँ 2 है, वेट फॉर समबडी इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। वेयर इज the correct expression? It is in option number 4, he has been waiting for you। तो ये भी आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को आप देखिए तब तक। आइए आगे बढ़ा जाए। I know the girl that sells flowers on the pavement। अब गर्ल है, ह्यूमन बीइंग है, तो क्या प्रेफरेबल क्या होना चाहिए, होना तो विच ही, सॉरी हु चाहिए, तो हु लगा दिए, सेंटेंस कंप्लीट। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विद फूड ग्रैनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग। अच्छा, गवर्नमेंट की बात हुई है, लुकिंग टू लिक्विडेट मतलब बेच के हटा देना, छुटकारा पाना। हिज ग्रेन, ये तो गलत हो गया ना, गवर्नमेंट के लिए हिज कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट के लिए तो इट्स होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन। तो हिज की जगह पे क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए। तो दोनों बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स थे। पहला जो दिया हुआ है विद फूड ग्रैनरीज, जो भी दिया हुआ है, ये जो भंडार है ज़्यादा होने की वजह से उससे बेच के हटा रही है ताकि डैमेज ना हो। तो गवर्नमेंट के लिए ही ये पर्सनल प्रोनाउन हिज यूज हुआ है, इस हिज को हटाइए, इट्स करिए, सेंटेंस ही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये अच्छा एग्जाम्पल है, और ऐसा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया इसके पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ समझा देता हूँ। देखिए इवेंट क्या है,
इवन यूज किया जाता है इम्फेसाइज करने के लिए। अब ये एक इम्फेसाइजर इफ के साथ लगा हुआ है, इफ कंडीशन को किया, तो हम ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया है, इवन इफ देयर वर नो बसेज वी हैड टू टेक अ टैक्सी, तो इसका तो यूज है नहीं, तो हटा दीजिए। हेंस क्या बताता है, रिजल्ट बताता है कि जिस जिसका रिजल्ट कुछ हुआ है उसका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि सेंटेंस अभी शुरू ही हो रहा है, आगे भी कुछ बात हुई है, तो हेंस होगा नहीं। ऑल्दो के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि ऑल्दो बताता है अपोजिट रीजन, और सिंस क्या बताएगा, लिख देता हूं मैं इन दोनों वर्ड्स को यहां पे। सिंस यूज करते हैं हम रीजन बताने के लिए, ऑल्दो यूज करते हैं हम अपोजिट रीजन बताने के लिए। अपोजिट रीजन यही बताने के लिए हम यूज करते हैं इसे। अब देखिए है क्या, ऑल्दो अगर हमने यूज किया, जैसे कि ऑल्दो यू आर रिच, अगला सेंटेंस क्या होगा, रिच है तो उसे हैप्पी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रिच है तो हैप्पी होना चाहिए, यू आर नॉट हैप्पी। तो अब ऑल्दो मैंने लिख दिया यहां पे, तो ऑल्दो का मतलब कि तुम रिच हो, तो रिच तो जनरली हैप्पी होते हैं, तो अब हम ये अगर ऑल्दो लगा के लिख रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि जो आगे वाला पार्ट हमने लिखा हुआ है वो पार्ट उसका अपोजिट रिजल्ट दे रहा है। अब सिंस का मतलब रीजन है, देखिए सिंस भी रीजन बताएगा, बिकॉज भी रीजन बताएगा, एज भी रीजन बताएगा, तीनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो ये कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया सिंस एज और बिकॉज के डिफरेंस पे, तब फिलहाल ये रीजन बताता है। जो बिकॉज की जो मीनिंग है मान लीजिए वही ये सिंस बताता है, हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में, लेकिन ये रीजन बताता है कि क्यों किया। देखिए आगे देखते हैं इस सेंटेंस में है क्या, सिंस देयर वर नो बसेज, मतलब कोई भी बस नहीं थी, इस वजह से मुझे टैक्सी करना पड़ा। कि ऑल्दो देयर वर नो बसेज, मतलब यद्यपि कोई बसेज नहीं थी फिर भी मैंने एक टैक्सी कर लिया। तो भाई बसेज नहीं थी तो टैक्सी करेंगे ही हम, तो ऑल्दो तो गलत हो गया, मतलब कोई दूसरे ट्रांसपोर्टेशन तो खोजेंगे जाने के लिए, तो ऑल्दो गलत है, ये कॉज एंड इफेक्ट है, क्योंकि कोई बस थी ही नहीं, इस वजह से हमने क्या किया, टैक्सी लिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पे हम आए। तो अगला एग्जाम्पल ये रहा, हाँ बताएं इसमें क्या करना है। ये भी काफ़ी इजी एग्जाम्पल्स हैं, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी वास्तव में कर रहे हैं। मैं उस बच्चे को तो नहीं बता रहा बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल जिसे कुछ पता ही नहीं हो, अभी तुरंत ऐसे निकला और चला आया हो, कुछ तो खोपड़ी काम करती हो, भले ना पढ़ा हो लेकिन दिमाग, सोचने की शक्ति काम करती हो जिसकी, उसे समझ में जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्या, द बॉय वॉज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर ब्लैंक, डबल फिलर्स हैं। अगर डबल फिलर्स का एक बेनिफिट ये होता है कि हमें न भी आए तो दूसरे वाले में से, दोनों में से किसी एक भी फिलर को देखें तो हमारे ऑप्शन वैसे कम हो जाते हैं। जैसे लास्ट वाले में हम देखें, यहाँ पे पहले वाले में हिज हैंड्स के पहले तो ब्लैंक में क्या है मान लीजिए नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मोशन तो हो नहीं रहा, तो इनटू तो आएगा नहीं, आएगा तो इन्हीं पॉकेट के अंदर उसका हाथ था, तो इन का ही यूज करना, यानी कि दूसरे वाले में इन चाहिए। अब अगर दूसरे वाले में इन चाहिए तो इन जिसमें नहीं हटा दीजिए, तो पहला और तीसरा हट गया, बच गया आपका दूसरा और चौथा, लगा लीजिए। फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, फॉर हम यूज करते हैं पर्पस बताने के लिए, पर्पस की तो बात हो रही है। अब क्या है कि द मैन वॉज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर विद हिज हैंड्स, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 2। Now let us talk about question number 10. The mother is slept while the child was playing. Okay, टाइम स्केल की हम बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने टाइम स्केल की बात की थी। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि वहां पर जो मैंने 3 कंडीशन बताई तीनों नहीं है, यहाँ पे एक नई कंडीशन आ गई। देखिए है क्या ये, मान लीजिए कि मुझे ये मैंने लिखा पास्ट ऑफ पास्ट, एक तो ये रहा, एक यहाँ बनाया पास्ट और एक मैंने बनाया यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर मैं इस टाइम स्केल की बात करूं तो यहां पे हमें क्या समझना है कि अगर इवेंट्स हमारे सिक्वेंशियल हैं तब तो ये भी सेकेंड फॉर्म और ये भी सेकेंड फॉर्म। दूसरा अगर ये कि एक इवेंट पास्ट का है और दूसरा पास्ट ऑफ पास्ट का है तो वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स एक में रहेगा पास्ट परफेक्ट और दूसरे में रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा मैंने क्या बताया था कि एक गाड़ी है, कोई ट्रक है मान लेते हैं, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये हो गया टाइम टेकिंग एक्टिविटी और सडन कोई एक्टिविटी हुआ तो एक ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट और ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ सामने लिखा हुआ है आपका, द मदर इज स्लेप्ट वाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, ये इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। ये एक अलग केस है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एक्टिविटी जो है वो कॉन्टिन्यूएशन पे है और उसी टाइम पे कोई दूसरी एक्टिविटी है वो भी कॉन्टिन्यूएशन में है, दोनों के दोनों
राइट तो होना क्या चाहिए था इस सेंटेंस में, द मदर इज स्लेप्ट। पहली बात की जो स्लीप है वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, हेंस द पैसिव स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो जो रेड पार्ट लिखा हुआ है वो तो गलत है ही, तो वॉज स्लेप्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो भी पैसिव है। इज हो नहीं सकता है बिकॉज सेंटेंस जो आगे दिया हुआ है व्हाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग वो पास्ट में लिखा हुआ है, तो इज नहीं हो सकता, यानी कि रेड वाला इसलिए गलत है क्योंकि पैसिव है, जो पार्ट हमें सही करना है। तो नो सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज अस्लीप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेजेंट में है, देयर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। अब बच गया आपका दूसरा वॉज स्लेप्ट, वो पैसिव बना है पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए वो गलत है क्योंकि स्लेप्ट एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। चौथा दिया हुआ है वॉज अस्लीप। अब देखिए या तो इसको मैं ऐसे बनाऊं, द मदर वॉज स्लीपिंग, मम्मी सो रही थी, एक्टिविटी वो कॉन्टिन्यूएशन में थी, वो स्टेट में थी वो, व्हाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, जब बच्चा खेल रहा था। या फिर मैं वो एक्शन ना यूज करना चाहूं स्टेट बताने के लिए, तो अस्लीप एक स्टेट बताने वाला एडजेक्टिव होता है। अस्लीप मतलब क्या हो गया कि उस समय वो नींद में थी, तो ये भी सही है। अगर ये ना होता तो वॉज स्लीपिंग लगाते, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो वॉज स्लीपिंग तो है भी नहीं इसमें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं इसे भी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो मैं इसे मिटा दूं और आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है? बताइएगा वो एग्जाम्पल गलत है या सही है। मैंने लिखा द लेटर वॉज राइटिंग, द लेटर वॉज राइटिंग। बताइए दोस्तों, द गिवन एग्जाम्पल इज करेक्ट और इनकरेक्ट? गलत है ना? वो इसलिए गलत है क्योंकि लेटर इज द सब्जेक्ट, सिंस द गिवन सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा दैट विल बी द डूअर। आप में से अगर ज्यादातर ये मान रहे हो कि सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है, तो गलत है। सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट वो होता है हम जिसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, द मेन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, तो सब्जेक्ट ये हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे डूअर है क्योंकि एक्टिव वॉइस लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि लेटर ही लिख रहा था। तो लेटर तो लिख नहीं सकता ना, लेटर को लिखा जाएगा तो इसे हम पैसिव कर देते हैं। या तो आप बोल दिए कि द लेटर वॉज रिटन, लिखा गया, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में तो आप ये लिखते थे द लेटर वॉज बीइंग रिटन। ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि होगा दोनों में, दोनों ये क्या होगा, पैसिव ही होगा। ये दोनों जगह पे पैसिव ही होना चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द लेटर वॉज पोस्टिंग, पोस्ट यानी लेटर ही पोस्ट कर रहा था, तो ये तो आपका हो गया एक्टिव। लेटर तो पोस्ट करेगा नहीं, होना क्या चाहिए, पैसिव। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको पैसिव वॉइस खोजना है, ठीक है ना? तो पैसिव वॉइस कहाँ पे? अच्छा, इसमें एरर बताना है, तो एरर किस में हो गया? तीसरे में हो गया। आप इसको बना लीजिए, लेटर वॉज पोस्टेड येस्टरडे बाय माई मदर। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे एक पर्टिकुलर टाइम पे की गई एक्टिविटी की बात हो रही है, इन कंप्लीशन की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सौरभ गांगुली हैव इमर्ज्ड, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये तो यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सौरभ गांगुली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं हैज लगेगा। समझ में आई बात? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, और तब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय बाय।